हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है और द हिंदू के आज के सेशन के साथ हम हाजिर हो गए हैं। आज की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, उसको लेकर के आज टाइमिंग बहुत मिस मैच हो गई है क्योंकि इंसान है हम भी और होता है, कभी कभी हो जाता है काम इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज योगा डे है और भारत ने ही विश्व को योग दिवस के लिए एक तरीके से जागरूक किया है और योग के बारे में वर्ल्ड वाइड जो आज की बात हो रही है कि किस तरीके से हेल्थ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है योगा, क्योंकि मेडिटेशन हो गया या फिर और भी बहुत सारे प्राणायाम वगैरह हैं, उसकी वजह से जो बहुत सारे बेनिफिट देखे गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए 21 जून यानी कि आज को योगा डे मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, कि फर्स्ट योगा डे हमने किस ईयर में मनाया था, ठीक है। इससे हम शुरू करते हैं। हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए हर इंसान को सो दैट वो फिट रहे, क्योंकि अगर आप फिट हैं मेंटली फिजिकली तभी जा कर के आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखते हैं क्या क्या हैं। लेट हो गई है क्लासेस, इस वजह से ज़्यादा टाइम पास इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं और चलते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज कुछ न्यूज़ है। एक तो पॉलिटी से रिलेटेड आरक्षण को लेकर के, आरक्षण का मुद्दा बहुत ही एकदम हॉट बर्निंग मुद्दा रहता है। हमेशा कोई ना कोई स्टेट अपने यहाँ पर जो 50% का कैप है, 50% आरक्षण जो कि इंदिरा साहनी मामले में दिया गया था, इस कैप को हर स्टेट क्या करता है, एक्सीड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जनता को मालूम है कि सरकार को मालूम है कि जनता को लुभाना है तो वो क्या करेंगे, आरक्षण वगैरह के थ्रू ही वो क्या कर सकते हैं, जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, कैटेगरीज़ में भी सब कैटेगरीज है बहुत सारी, तो अलग अलग आबादी को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से आरक्षण दिया जाता है। अभी रिसेंट मामला बिहार से निकल करके आया है। अभी रिसेंटली बिहार ने एक तरीके से सर्वेक्षण किया था, जाति आधारित सर्वे किया था उन्होंने, और वहाँ पर ओबीसी के अंदर, ओबीसी ग्रुप्स के अंदर में और भी सब कैटेगरीज निकाल करके वो लेकर आए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिहार जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, 65% रिजर्वेशन दे दिया था केवल और केवल ये ओबीसी एसटी एससी ग्रुप को। साथ के साथ में यहाँ पर 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए था ही। तो इस तरीके से टोटल मिला के टोटल 75% का रिजर्वेशन जो है वो बिहार में अभी फ़िलहाल लागू हो गया था। इसको पटना हाई कोर्ट ने, यानी कि बिहार का जो हाई कोर्ट है, उसने क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो देखेंगे पूरा मुद्दा। रिजर्वेशन का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल टॉपिक है, तो इसको पूरा हम क्या करेंगे, हिस्ट्री से लेकर के अभी वर्तमान स्थिति क्या है वहाँ तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है हमारी रोहिंग्या रिफ्यूजीज से लेकर है। बेसिकली रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से आते हैं। अभी म्यांमार में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से 5400 यानी कि 5400 जो है रिफ्यूज़ी आए हैं। कहाँ से, म्यांमार से। और कहाँ पर आए हैं सबसे ज़्यादा, मणिपुर में। मणिपुर में आपको मालूम ही है कई समय से, 1 साल हो गए लगभग, अभी क्या हो रहा है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि 2 ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में, और अब रिफ्यूज़ी का बर्डन। तो हम देखेंगे कि रोहिंग्या क्या है, क्या इनके कंसर्न है और किस तरीके से केवल और केवल मणिपुर में ही इनका बर्डन है, या फिर इंडिया के लिहाज से पूरे इंडिया के, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में देखें तो किस तरीके से रोहिंग्यास का बर्डन है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अभी जो गोल्ड, वहाँ पर गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा होते हैं और उन गोल्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से खनन करना चाहती थी। तो ये सारे जो एक तरीके से रिजर्व्स होते हैं वो स्टेट के अंदर आते हैं। तो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक तरीके से क्लियर कर दिया है सेंटर को, और सेंट्रल एक पीएसयू है, पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि केंद्र सरकार के अंदर ही कंपनी होती है, जिसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो इन पीएसयूज़ को, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है, उनको अपने यहाँ पर कर्नाटका गोल्ड निष्कर्षण के लिए यानी कि गोल्ड माइनिंग के लिए परमिशन देने जा रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या पूरा मुद्दा है, कौन से एक्ट के थ्रू, तो माइनिंग एक्ट है 1957 का। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड एक टॉपिक। तो माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है वो 1957 का है। इसमें हमने बार बार संशोधन किया है, रिसेंट अमेंडमेंट 2023 वाला ही है। तो इस तरीके से इस एक्ट के तहत क्या है, बहुत सारे खनिज जो हैं उनके ब्लॉक्स बांटे जाते हैं और उन ब्लॉक्स को फिर क्या किया जाता है, कंपनियों को दिया जाता है, सो दैट वो वहाँ पर जाकर के माइनिंग कर सके, मिनरल्स का, गोल्ड वगैरह, इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो उसको लेकर के क्या पूरा ये एक्ट है और कहाँ कहाँ पर हमारे यहाँ पे गोल्ड रिजर्व वगैरह है, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं स्पेशली ज्योग्राफी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है
लिम्बलेस एम्फीबियन फाउंड इन काजीरंगा। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर आपको लिम्बलेस एम्फीबियन देखा गया है। मतलब कि एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर, जो कि पानी में भी रह सकते हैं, जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक सांप की प्रजाति देखी गई है, काफ़ी सालों बाद देखी गई है ये सांप की प्रजाति। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी आपने रिसेंट इस बार का पेपर देखा होगा तो आपसे कुछ कुछ चीज़ें पूछी गई थी। जैसे पूछा गया था कि कौन भारत की मूल प्रजाति है, काजू के बारे में दिया था, पपीता के बारे में दिया था। तो इस तरीके से जीव जंतु से, फ्लोरा एंड फौना से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम देखेंगे कि उसकी लोकेलिटी क्या है, कौन से एरिया में आता है। ठीक है, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के आसपास आता है ये। अगली जो न्यूज़ है, हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? एंटी माइक्रोबियल डिजीज़ के बारे में, है ना। एंटी माइक्रोबियल डिजीज़, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसी दिशा में काम करते हुए IIIT दिल्ली, IIT नहीं, IIIT दिल्ली जो है उसने एक तरीके का सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बीमारी है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की जा सकती है और उसको एक तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है ये और किसके हेल्प से ये पूरा सिस्टम जो है वो जनरेट हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया है IIIT दिल्ली ने और उसको अभी रिसेंट में ग्लोबल लेवल पे 2nd प्राइज़ भी मिला है इसको लेकर के। ठीक है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस केवल और केवल इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये विश्व के स्तर पर बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम, साथ के साथ में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भी देखेंगे कि वो क्या होता है। अगली जो न्यूज़ है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को बेल दे दी है। तो बहुत ही खुशी की बात होगी केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि इतने लंबे समय से, लगभग 1.5-2 महीने पहले से ही पूरा जेल में थे और बीच में उनको कैंपेनिंग के लिए भी निकाला गया था। उसके बाद से फिर से लगभग 2 बार ही उन्होंने बेल के लिए अर्जी डाली थी, बट वो सीजें पारित नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी अप्रूवल मिल गया है और उनको बेल मिल गई है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है क्या, सिक्योरिटी को लेकर के, कि रशिया नॉर्थ कोरिया, हमने कल बात की थी कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो पार्टनरशिप करने के लिए जा रहा है। कल मैंने बात की थी कि जो दोनों ही ऐसी कंट्रीज़ है जो कि USA से या फिर यूरोप से, सभी जगह से क्या है, बाइकआउट चल रही हैं। तो ये दोनों कंट्रीज़ आपस में मिल रही हैं और इस तरीके का पार्टनरशिप करने जा रही हैं, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी कंट्री इनके ऊपर में अटैक करती है, किसी भी एक देश के ऊपर अटैक करती है, तो दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। चूँकि नॉर्थ कोरिया भी बहुत ज़्यादा परमाणु परीक्षण वगैरह करता रहता है, न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास भी काफ़ी हैं और रशिया के पास भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली हथियारों के मामले में देश हैं और ये अगर साथ में आ रहे हैं तो विश्व के लिए कहीं ना कहीं खतरे वाली बात है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे कि इनकी पार्टनरशिप में क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं वेस्ट के लिए, यानी कि पश्चिमी जो देश हैं अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, इन श्रीलंका जयशंकर रिव्यू एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमने कल बात की थी कि जयशंकर जी जो है वो पहली बार, अभी जो उनका 2nd टेन्योर शुरू हुआ है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, तो वो वहाँ कहाँ जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं। और श्रीलंका पे हमने बात की थी कल कि एनर्जी सेक्टर में स्पेशली काम करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर में बात होनी है। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन के बारे में, साथ के साथ में इससे रिलेटेड हम एक मेंस का क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि IR में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और हम देखेंगे कि श्रीलंका का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है और हम श्रीलंका के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो नाटो से रिलेटेड है। नाटो में अभी जो नए हेड है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। ये कौन है, डच PM है, डच प्रेसिडेंट है रूटे। तो याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कई बार वनडे एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर में हमें डिस्कशन करना है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके और देख लेते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है। सबसे पहले देखते हैं हम रिजर्वेशन को लेकर के जो न्यूज़ आई है, GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है। अभी हमने रिसेंट में ही पिछले साल देखा था कि जातिगत सर्वेक्षण किया था किसने, बिहार ने, और इसी के बेस पर जातिगत सर्वेक्षण जो है वो बिहार के बाद दूसरा जो स्टेट है वो कौन था, वो था राजस्थान। तो यहाँ पर आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन भी है कि अभी तक जातिगत सर्वेक्षण किसने किसने किया है, तो एक तो बिहार, दूसरा राजस्थान। बिहार और राजस्थान दोनों ने मिलकर के जातिगत सर्वेक्षण किया था। और यहाँ पर बेसिकली देखिए, सेंसस अलग चीज़ होती है, सर्वेक्षण सर्वे अलग चीज़ होता है। सेंसस कराने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है, सर्वे वगैरह जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। ठीक है,
तो ये जो सर्वेक्षण क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि हमारे इंडिया में बहुत समय समय पर आयोग बने जिन्होंने बताया कि ओबीसी जैसे ग्रुप है, जैसे हमारे यहाँ पे 4 कैटेगरीज है, एक कैटेगरी तो है जनरल की, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद आपका एसटी एससी। तो ये जो 4 कैटेगरीज है मेजर, इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि ओबीसी के भी अंदर बहुत सारे और सब ग्रुप्स हैं जिसमें और भी वहाँ पर छोटी जाति के लोग, बड़े जाति के लोग, इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि कौन से समुदाय से, कौन सी कैटेगरी से कितने ज़्यादा लोग, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, इसका एक तरीके से आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए ये सर्वेक्षण किया गया था। बेसिकली मुद्दा क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट का, एक मुद्दा पॉलिटिकल अगर हटा दिया जाए तो दूसरा मुद्दा ये होता है कि अगर उनको मालूम होगा कि कौन से समुदाय से किस जाति के लोग ज़्यादा आ रहे हैं या किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या कमियां हैं, तो उनके लिए, उन समुदायों के लिए बिल्कुल एकदम एक तरीके से प्लान्ड वे में कोई भी नीति बन सकती है जो कि बिल्कुल उसी ग्रुप को, उसी जाति के लोगों को, उनकी कमियों को टारगेट करे। ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सर्वेक्षण किए जाते हैं। फिलहाल जब भी बिहार का ये पूरा सर्वे निकल करके आया तो वहाँ पर पता चला कि ओबीसी जो है उनके अंदर भी और बहुत सारी कैटेगरीज है, बैकवर्ड क्लासेस की सब कैटेगरीज वगैरह निकल करके आई। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ओबीसी क्षेत्र है या फिर ओबीसी जो ग्रुप है उसके अंदर भी उन्होंने रिजर्वेशन को और बढ़ा दिया, और ऐसा करने से टोटल जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो 65% तक बढ़ गया। मतलब कि मंडल आयोग और इंदिरा साहनी केस की अगर हम बात करें, 1992 में इंदिरा साहनी ने बोला था, इंदिरा साहनी केस में ये बोला गया था कि रिजर्वेशन का जो कोटा है, वो दायरा जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 50% ही आप रिजर्वेशन दे सकते हैं सभी कैटेगरीज को, इंक्लूडिंग ओबीसी, एसटी एससी, ओबीसी, तीनों ही कैटेगरीज में केवल और केवल आरक्षण 50% तक का ही होना चाहिए पूरी आबादी का। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बिहार में ये जो आंकड़ा है वो एक्सीड कर गया 65%। अब ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 कैटेगरी की बात है। हमने क्या किया था, संशोधन किया था 2019 में, एक नई कैटेगरी जोड़ दी थी, कौन सी, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमने ये कैटेगरी जोड़ी थी, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था हमने। ठीक है, और ये संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू हमने क्या किया था, 10% रिजर्वेशन दिया था ऐसे जनरल कैटेगरी के आने वाले फैमिलीज़ को जिनकी स्थिति जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, गरीबी जो है उसमें वो जूझ रहे हैं, ऐसे फैमिलीज़ को जो कि जनरल कैटेगरी से आती हैं बट इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको क्या किया गया था, 10% का आरक्षण दिया गया था। तो टोटल अब बिहार में ये आरक्षण कितना हो गया, 65 + 10, तो 75 का आरक्षण हो गया। जबकि कैप क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इंदिरा साहनी केस, की 50% ही रिजर्वेशन होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पटना हाई कोर्ट में मामला गया और पटना हाई कोर्ट ने अभी इसको क्या कर दिया है, स्ट्रक डाउन कर दिया है। ठीक है, ये केवल और केवल बिहार का मुद्दा नहीं है। अगर आप देखेंगे एमपी में भी अच्छा खासा रिजर्वेशन है, हरियाणा में भी 50% का जो कैप है वो काफ़ी एक्सीड हो चुका है, तमिलनाडु में भी इस तरीके की चीज़ों के लिए बात चल रही है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है। सबसे पहले अगर हम बहुत ही पीछे जाएँ तो हमें अगर मालूम हो कि सबसे पहले जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई कहाँ से है, तो अगर आप मान लीजिए 1932 हम लेकर के चलते हैं, उसके पहले भी विलियम हंटर आयोग वगैरह आया था, लेकिन एकदम से बेसिकली जो एविडेंट चीज़ें निकल कर के आई जाति के आधार पर बांटने की, वो कहाँ से निकल के आई, 1932 का कम्युनल अवार्ड से। यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल जो हुई थी, वहाँ पर गांधी जी जब गए थे, वहाँ पर बात चली थी क्या करने की। गांधी जी उस समय तो जेल में थे। 1932 में जब ये पूरा राउंड टेबल गोल में सम्मेलन हुआ था, हिस्ट्री में आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर बात की गई थी कि जितने भी ST SC समुदाय के लोग हैं वहाँ पर उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसकी जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे थे, तो BR अम्बेडकर जी, क्योंकि सभी को मालूम है BR अम्बेडकर जी शुरू से ही एक तरीके से नीची जाति के लोगों के लिए, या फिर जो बोलना चाहिए दलित लोगों के लिए क्या कर रहे थे, शुरू से ही उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 की, तो वहाँ पर कम्युनल अवार्ड एक कॉन्सेप्ट आया था और वहाँ से जातिगत जनगणना की एक तरीके से आधारशिला कहना चाहिए, या फिर एक तरीके से कहना चाहिए कि ओरिजिनेट हुआ वहाँ से कम्युनल अवार्ड से चीज़ें। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ी।
मंडल आयोग आया, उसके बाद में 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था जब हमारा जो सरकार है वो आई थी, पहली जो लोकसभा का गठन हुआ था 52 में, तो वहाँ से भी क्या हुआ था, आरक्षण को लेकर के चीज़ें शुरू हो गई थी। और जब B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस समय में बोला था कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सालों से शोषण का शिकार हुए हैं और वो मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में वापस नहीं आ पाए हैं, उनको समाज की मेन धारा से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रिजर्वेशन दे करके, कुछ उनको एडिशनल अधिकार दे करके, कुछ उनके लिए रियायतें दे करके उनको मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला था कि ये जो चीज़ें हैं, आरक्षण वगैरह है, वो 10 साल तक चलनी चाहिए। अगर 10 साल के बाद फिर से लगता है पार्लियामेंट को कि इस तरीके की चीज़ें ज़रूरी हैं, तभी आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो मुद्दा ऐसा है कि पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजनीति होती है, हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर होता है वो या तो होता है आपकी जाति, दूसरा होता है आरक्षण। ये सारी चीज़ों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा चुनाव लड़े जाते हैं। इस बार का 18th लोकसभा का भी आप चुनाव देखेंगे, स्पेशली यूपी वगैरह की बात करेंगे, सिर्फ यूपी की बात नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग कैटेगरी के जाति के लोग होते हैं और वो जाति के लोगों को ही वोट देते हैं। उनकी एक यूनिटी, उनका एक ग्रुप होता है। तो जाति के ऊपर में, कास्टिज्म के ऊपर में हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है, इस वजह से आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से खींचा चला आ रहा है। अभी अगर बात करें कि क्या हमारे संविधान में चीज़ें मेंशन है और क्या क्या हमने डेवलपमेंट्स किए हैं आज़ादी मिलने के बाद से लेकर के अब तक, तो सबसे पहले संविधान में जो आर्टिकल 340 है, वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति को एक शक्ति मिली हुई है। राष्ट्रपति को शक्ति क्या मिली हुई है कि वो क्या कर सकते हैं, जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए एक आयोग बना सकते हैं। तो आर्टिकल 340 के तहत 1978 में BP मंडल की अध्यक्षता में राष्ट्रपति जी ने क्या किया था, एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, यानी कि OBC वर्ग के लिए एक आयोग, एक कमीशन जो है वो 1978 में बनाया गया था। किसने बनवाया था, राष्ट्रपति जी ने। और उसके अध्यक्ष कौन थे, BP मंडल। BP मंडल ने बोला था कि OBC जो ग्रुप है उनको कम से कम 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये पॉपुलेशन में अराउंड 50% के आसपास है, 50 to 54% के आसपास है। तो यहाँ पर 27% आरक्षण जो है वो OBC ग्रुप को मिलना चाहिए। ये पूरा मुद्दा हुआ। उसके बाद में यहाँ पर ST SC के लिए भी कुछ कुछ क्या किए गए, आरक्षण दिए गए, ठीक है। 17% का, 15% का, 5% का, इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल ये जब पूरा मिलाया गया सारा रिजर्वेशन तीनों कैटेगरी को, तो ये क्राइटेरिया आपका पहुँच गया कहाँ तक, 49.5% तक। यानी कि 49.5% का रिजर्वेशन उस समय मंडल आयोग की अनुशंसा के बाद से लेकर के अब तक बना हुआ था प्रोविज़न। कब तक, 2019 तक, जब EWS नहीं आया था तब तक, ठीक है। तो 49.5% जो है वो ST SC और OBC तीनों कैटेगरीज को मिलाकर रिजर्वेशन का दायरा था। इसमें परिवर्तन कब हुआ, 1992 में ही, जब इंदिरा साहनी का केस आया था। तो 1992 में इंदिरा साहनी के केस में क्या बोला गया था, इंदिरा साहनी जी ने भी बोला था ये सारी चीज़ें, जब आयोग बैठी थी और सारी चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पर भी बोला गया था कि जो आरक्षण का जो दायरा है वो 50% में ही होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मामले आए, कुछ कुछ स्टेट्स ने क्या किया, अपने यहाँ पर जनता को लुभाने के लिए आरक्षण के जो कैप है, 50% का कैप है, उसको वो बढ़ाते चले गए। और ये पूरा मुद्दा जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहा, कई बारी कोर्ट में गया, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है इसको लेकर के, आरक्षण की बात सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर आती है, तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 जो है और आर्टिकल 16, यहाँ का क्लॉज 4 और क्लॉज 15 का क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4, ये बात करते हैं किसके बारे में, कि संविधान में बोला गया है कि जो आपका आरक्षण है वो केवल और केवल शिक्षा के आधार पर और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही देना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन की बात नहीं की गई थी। इनिशियली आर्टिकल 15(4) और 16 क्लॉज 4 में ये सारी चीज़ें थी कि जो भी समाज के ऐसे ग्रुप्स हैं, चाहे वो महिलाएं हों, साथ के साथ में ऐसे ग्रुप जो अलग अलग जाति धर्म से आते हैं और जो मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए हैं, जिनको एक तरीके से रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, अगर वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े हैं तो फिर उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। 15 जो है आर्टिकल 15, उसमें रिजर्वेशन शिक्षा के क्षेत्र में, और आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन है वो नौकरी के क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। लेकिन क्या हो गया,
EWS आया 2019 में। 2019 में जब EWS आया तो यहाँ पर 10% का और एडिशनल रिजर्वेशन दिया गया किसको, EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो कि कहाँ से आ रहे थे, जनरल कैटेगरी से आ रहे थे, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर थे, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 10% रिजर्वेशन और दे दिया गया। तो फिर से ये मुद्दा जो है वो कोर्ट में पहुंचा कि जो इंदिरा साहनी का 50% का गैप है उससे ये जो चीज़ें हैं वो एक्सीड हो गई हैं। जो 50% का कैप था वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब 10% एडिशनल रिजर्वेशन मिल गया, मतलब कि ये 60% का रिजर्वेशन हो गया है। तो इस तरीके से मामला कोर्ट में गया। अभी रिसेंट में ही इसके ऊपर में कोर्ट का वर्डिक्ट आया और कोर्ट ने बोला कि जो आरक्षण दिया गया है EWS को वो बिल्कुल सही है। तो EWS वाला मामला तो शॉर्ट आउट हो गया, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनली प्रूवन हो गई। लेकिन अब मुद्दा कहाँ पर फंस रहा है, ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं जो अपने यहाँ पे पॉपुलेशन जो है उनको बहुत ज़्यादा अपनी ओर एक तरीके से आकर्षित करने के लिए या फिर उनका ब्रेन वॉशिंग करने के लिए या उनको किसी भी तरीके से वोट पाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पे जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं। कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर 75% तक ये रिजर्वेशन पहुँच गया है। अब इससे सोचिए कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर बाकी जो आबादी है उसको कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को साथ के साथ में हमारे इंडिया में ये हमारे को अधिकार है कि हम कहीं पर भी जा कर के रह सकते हैं, बस सकते हैं, नौकरी वगैरह करने का, शिक्षा ग्रहण करने का, इन सब चीज़ों का अधिकार है। बट अलग अलग स्टेट में अपने यहाँ के स्टेट अपने जो कहना चाहिए कि राज्य के लोगों के लिए क्या होता है, प्रोविजंस अलग से बना दिए जाते हैं, उनके लिए अलग से कोटा होता है, अलग से रिजर्वेशन होता है। तो बाकी स्टेट्स के जो लोग हैं वो क्या होता है, एक तरीके से डीमोटिवेट होते हैं। अगर उनको जा करके किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई करनी है, दूसरे कॉलेज में उनको एक तरीके से क्या करना है, एनरोलमेंट कराना है या फिर जॉब वगैरह से भी रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर सारे मुद्दे हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंट में ये पूरा मुद्दा क्यों निकल करके आया है, क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना जो सर्वेक्षण है उसके बाद से जो 75% एक तरीके से ओवरऑल रिजर्वेशन दिया गया था उसको लेकर के। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बार बार ये उठता रहता है, बार बार इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं होना चाहिए। 50% का दायरा आपको मालूम होना चाहिए। मंडल कमीशन 1978 में आया था, ये भी मालूम होना चाहिए। 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके EWS कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन दिया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक और भी कॉन्सेप्ट चलता है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर क्या होता है कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले करके एक सर्टन पोजीशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी वो प्रमोट होने के लिए या और ऊंचे पद पर जाने के लिए आरक्षण का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब अगला जो ये पूरा मुद्दा है वो क्रीमी लेयर के ऊपर ही चल रहा है, इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। क्योंकि आरक्षण का बेसिक ही क्या था कि अगर कोई व्यक्ति शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है, तो उनको आरक्षण का लाभ दे करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना। लेकिन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑलरेडी आप जॉब में हैं, आपने एक सर्टन पोजीशन ग्रैब कर ली है, उसके बावजूद भी आप ऊपर जाने के लिए उन आरक्षणों का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, बाकी जो लोग हैं उनका, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको आपसे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा, वो बहुत समय से वहाँ पर काम कर रहे होंगे, आपसे एज वाइज सीनियर होंगे, उनको क्या होता है फिर लॉस होता है। क्योंकि क्रीमी लेयर का या फिर एक तरीके से पद के अंदर भी रिजर्वेशन लेकर के जो बाकी लोग हैं, जो नॉन एक्सपीरियंस लोग होते हैं या फिर कम एक्सपीरियंस वाले लोग भी ऊपर तक पहुँच जाते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो जनगणना से जो भी मुद्दे थे उसको हमने देख लिया और आरक्षण से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट मुद्दा था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इससे आरक्षण से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको करने के लिए कैपेबल होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं किसके बारे में, दूसरी रिफ्यूज़ी जो न्यूज़ है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, म्यांमार के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है 5400 म्यांमारीज टेक रिफ्यूज़ इन मणिपुर। तो मणिपुर में ऑलरेडी एक तो हिंसा चल रही है, उसके बाद भी रोहिंग्या जो हैं वहाँ से म्यांमार से निकल करके बहुत ज़्यादा मणिपुर में अभी आ गए हैं रिसेंटली, क्योंकि म्यांमार में फिर से गृह युद्ध जैसी कंडीशन हो गई है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है, बहुत लंबे समय से चलता रहता है, ठीक है। 2021 से ही कुकी और माइती के बीच में ये जो डिस्प्यूट है वो चल रहा था और अभी एक पिछले हम 8-10 महीनों से देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर
मणिपुर में हिंसा हो रही है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ नए नई चीज़ें निकल करके आ जाती है। अभी फ़िलहाल नया मुद्दा निकल करके आया है रोहिंग्या से रिलेटेड। तो हम बात करें रोहिंग्या की, तो रोहिंग्या बेसिकली है क्या, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो रोहिंग्या जो है वो मैप में हम देखते हैं पहले कि ये जो आपका इंडिया का ये पूरा बॉर्डर है, यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है और उसके बाद में आपको ये म्यांमार दिखाई दे रहा है, ठीक है। म्यांमार में ये जो रखाइन प्रोविंस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोहिंग्या वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। ये रोहिंग्या बेसिकली म्यांमार के एक समुदाय है जो कि वहाँ पर बहुत समय से क्या कर रही है, अपने अधिकारों के लिए, ज़मीन के लिए और बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए, कुछ कुछ सरकार से लाभ पाने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन उनको एक तरीके से अप्रूवल जो होना चाहिए अब नहीं मिल पा रहा है, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो रोहिंग्या जो है वो बेसिकली बिलोंग करते हैं म्यांमार से, कुछ हिस्से में बांग्लादेश में भी वो रहते हैं, बट उनका ओरिजिन जो है वो रखाइन प्रोविंस है, कहाँ का, म्यांमार का। यहाँ पर म्यांमार से बहुत सारे गृह युद्ध और हिंसा वगैरह के केसेस हुए और इसकी वजह से ये जो रोहिंग्या हैं निकल करके कहाँ पहुँचे, कुछ तो बांग्लादेश पहुँचे और कुछ पहुँच गए इंडिया, क्योंकि हमको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये जो चार एक नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके स्टेट्स हैं, इन चारों की सीमा किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। तो म्यांमार से ये जो सबसे ज़्यादा रोहिंग्याज निकल करके आए हैं वो इन्हीं चार, एक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, चार और एक दो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हमारे यहाँ इंडिया में आकर के बसे हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो इन एरियाज़ में जो मूल निवासी रह रहे हैं, जिनका ओरिजिन ही वहीं पर है, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनके रिसोर्सेज को एक तरीके से उनको ऐसा लगता है कि ये जो रोहिंग्या आकर के वहाँ पे बस गए हैं, तो वहाँ पर वो उनके रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो मूल निवासी हैं इंडिया के, उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। इस वजह से इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में यही मुद्दा निकल करके आया है, म्यांमार में फिर से हिंसा हुई है और इसकी वजह से वहाँ से लोग निकल करके नंबर, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में कहाँ पर पहुँच गए हैं, इंडिया में पहुँचे हैं। और इंडिया में भी कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर ऑलरेडी अभी यहाँ पर माइती और कुकी जो है वो ग्रुप्स के बीच में वहाँ हिंसा की वजह से जल रहा है और वहाँ पर और भी ज़्यादा बर्डन बढ़ गया, ठीक है। तो रोहिंग्या वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब रोहिंग्या का थोड़ा सा हम देखें कि कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं। तो बेसिकली ये जो शरणार्थी हैं, शरणार्थी क्या होते हैं, शरणार्थी वो होते हैं, देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं। अवैध शरणार्थी भी एक बोला जाता है कि जो लोग बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, बिना बताए, चोरी छुप के क्या होते हैं, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आ गए या फिर किसी भी कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके वहाँ पर चले गए, ठीक है। तो वो होते हैं इलीगल जो रिफ्यूज़ी। बट रिफ्यूज़ीज़ क्या होते हैं कि किसी देश में जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी वजह से अब उनका लाइफ जो है वो बिल्कुल डेंजर में आ गया है, उनको बेसिक नीड्स की चीज़ें नहीं मिल रही है, वहाँ से उनको मार करके भगाया जा रहा है। तो फिर वो भाग करके आकर के दूसरे, सरकार की नज़र में, सरकार को पता होता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और वो आकर के टेंट वगैरह में, शिविर वगैरह में रहते हैं। तो इनको कहा जाता है शरणार्थी, जो कि एक देश से वहाँ पर जो गृह युद्ध हो रहा था उसकी वजह से भाग करके अपना मूल जो ओरिजिन है उसको छोड़ करके किसी दूसरे देश में जा करके बस जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रोहिंग्या संकट जो है वो यही है और म्यांमार में गृह युद्ध होता रहता है। हाँ, और उसके पहले जो प्रेसिडेंट थी वहाँ की, उनको हटा करके जेल में डाल दिया गया था, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी रह चुकी हैं। और उसके बाद में वहाँ पर मिलिट्री का जो शासन आ गया था, तब से रोहिंग्यास के साथ में बहुत ज़्यादा एक तरीके से मिसबिहेव हो रही है और इसकी वजह से रोहिंग्या जो है वो इंडिया में, बांग्लादेश में, अलग अलग कंट्रीज़ जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भाग करके जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि रोहिंग्या का सबसे ज़्यादा एक तरीके से हिंसा उनके खिलाफ शुरू कब हुई है, तो ये सारी चीज़ें 1990 के बाद से और ज़्यादा शुरू हुई है। बेसिकली उनके साथ में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है, उनको कुछ भी अधिकार जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि माना जाता है म्यांमार के द्वारा कि वो वहाँ के हैं ही नहीं या मूल उनका ओरिजिन नहीं है, जबकि रोहिंग्या अपने आप को मानते हैं कि वो वहाँ के मूल ओरिजिनेट हैं और वहाँ पर उनको अधिकार मिलने चाहिए। तो लगभग 1982-1990 के दशक से ही रोहिंग्या के साथ में इस तरीके की संकट जो है, इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो है पूरा मुद्दा, और उसकी वजह से वो भाग करके, पलायन करके कहाँ पर, दूसरे कंट्रीज़ में पहुँचते हैं, लाइक इंडिया और बांग्लादेश। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कुछ आंकड़े देखे जाएं कि कब, लगभग 2017-18 के पास से अभी तक में कितने ज़्यादा रोहिंग्यास जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं, तो यहाँ पर एक आंकड़ा है, इसमें बताया गया है कि लगभग 7,42,000 जो रोहिंग्याज हैं वो हिंसा वगैरह की वजह से अपने म्यांमार कंट्री को छोड़ करके दूसरे जगह पे डिस्प्लेस हो गए हैं। तो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और इस तरीके से जब भी बात आती है
तो इंडिया के ऊपर में भी कई बार एलिगेशन लगते हैं कि क्यों हम किसी अलग जो जाति के लोग हैं, अलग देश से आ रहे हैं, उनको हम अपने यहाँ पर इतना ज़्यादा शरण दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो मूल लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, उनके साथ में क्या हो रहा है, उनके लिए रिसोर्सेज की कमी हो रही है। उनके ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ही ऐसा है कि वो पूरा पहाड़ी वाला एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वहाँ पर कमी है, वहाँ पर रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी है, और वहाँ पर फिर इस तरीके के कोई शरणार्थी रिफ्यूजीज आ जाते हैं, फिर उससे बर्डन जो है वो डबल हो जाता है। तो हमेशा इंडिया के ऊपर में कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगते हैं, बट हमारा जो पॉलिसी है वो यही पॉलिसी है, वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी लेकर के हम चलते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि किसी ग्रुप के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो वहाँ से क्या है, हमें अपने यहाँ पर अगर कोई शरण लेने के लिए आता है तो उसको चीज़ें, बेसिक नीड प्रोवाइड कराना भी हमारा काम है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये भी उठता है कि रोहिंग्याज जो हैं वो बेसिकली मुस्लिम उससे आते हैं, और अभी हमने जो CAA लागू किया था तो वहाँ पर हमने रोहिंग्यास को जो है वो किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी है। तो CAA एक्ट 2019 और रूल 2024, इसमें रोहिंग्या को लेकर के कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ पर भी मुद्दा आया था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, किसी विशेष जाति धर्म के लोगों को ही टारगेट कर रही है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अगर इंडिया की बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोहिंग्याज जो है वो मिलते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर मणिपुर, साथ के साथ में मिज़ोरम और त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, ये वाले एरियाज़ में, साथ के साथ में वेस्ट बंगाल वाले एरिया में भी आपको दिखाई देगा कि कुछ मात्रा में रोहिंग्याज जो है आकर के बसे हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा मुद्दा क्या है, रोहिंग्या का संकट क्या है। ठीक, अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये पूरा टॉपिक GS पेपर 2 में आपको, GS पेपर 1 में ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि रिसोर्सेज, उनसे रिलेकर। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, गोल्ड के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सोना किसको नहीं पसंद होता है, दोनों तरीके के सोने सबको पसंद होते हैं। एक तो गोल्ड होता है जो हम पहनते हैं, वो भी ज्वेलरी, और स्लीप वाला सोना, दोनों ही चीज़ें तो सबकी फेवरेट होती है, सबको पसंद होता है। बट वो बात अलग है कि काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, दुनिया भर की इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, टेंशन, इन सब की वजह से वो चीज़ें नसीब नहीं हो पाती हैं हमें, है ना। हमारी भी मजबूरी है, सुबह सुबह आकर के क्लास लेनी पड़ती है, कभी कभी तो नींद पूरी भी नहीं होती है, ऐसे आकर के पढ़ करके आपको पढ़ाना होता है। तो सोना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। बात क्या की जा रही है, कर्नाटका गवर्नमेंट क्लियर्स सेंटर्स प्रपोजल ऑन रिवाइविंग गोल्ड माइनिंग एट कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, तो KGF मूवी सबने देखी है। ठीक है, रॉकी भाई वाली KGF, बिल्कुल ये जो KGF है वो रॉकी भाई वाली जो KGF है वो उसी पर बनी हुई है, जो कि पूरा गोल्ड माइनिंग के आसपास का जो एरिया था उस पर। तो यहाँ जो KGF है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड। ये कर्नाटका में बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में सोना वगैरह मिलता है। पुराने समय में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोने माइनिंग की जाती थी, और उसकी वजह से जो ये पूरा कर्नाटका वाला एरिया था काफ़ी ज़्यादा रिच था। लेकिन फिर वहाँ पर क्या हुआ, एनवायरमेंटल इश्यूज़ होने लगे। वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और उस प्रोटेस्ट की वजह से फिर इन जो कोलार गोल्ड जो फील्ड्स हैं यानी कि KGFs हैं उनको बंद करना पड़ा था। लेकिन अभी जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक तरीके से अप्रूवल दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU जो है, PSU का नाम क्या है, BGML, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड। तो BGML जो PSU है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो अभी क्या करने वाली है, कर्नाटका में गोल्ड का एक तरीके से माइनिंग करने वाली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे गोल्ड रिजर्व्स के बारे में, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि माइनिंग को लेकर के कौन से एक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से अप्रूवेंस स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर हम बात कर लें, हमारे पास में MMDR एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रिसर्च। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो कब का है, 1957 का। ये जो है भारत में खनन क्षेत्र को रेगुलेट करता है। खनन क्षेत्र में कौन कौन से जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आपका और भी मान लीजिए कोबाल्ट हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो अलग अलग जितने भी हमारे पास में मिनरल्स हैं, धातुएं हैं, उनको निकाल करके, माइन करके निकालने के लिए यहाँ पर एक्ट बना था 1957 में। इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पट्टा दिया जाता है, लीज जिसको बोला जाता है, कि कुछ समय तक के लिए किसी कंपनी को
क्या किया जाता है, लीज़ पर वो चीज़ें दे दी जाती हैं। वो पूरा एरिया जो है वो पैसे लेकर के गवर्नमेंट जो है वो लीज़, उनकी अथॉरिटी कुछ समय के लिए उस कंपनी को दे देती है और कंपनी वहाँ से माइनिंग करके मिनरल्स को निकालती है, ठीक है। उसके बाद में कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट के लिए फिक्स होता है कि पैसे के मामले में या फिर टैक्स के मामले में, रॉयल्टी के मामले में गवर्नमेंट को देना होता है। और फिर वो जो मिनरल्स होते हैं वो मार्केट में आपके सर्कुलेट होते हैं। हमको मालूम है कि मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कल भी हमने बात की थी, 30 मिनरल्स हैं हमारे, जो यूएस और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है। तो हमने कल ही बात की थी कि माइंस एंड मिनरल्स का बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1957 में ये एक्ट बना था और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया 2015 में, फिर 2019 में, 21 में भी अमेंडमेंट किया गया और फिर रिसेंट में 2023 में भी अमेंडमेंट किया गया। और ये सारे अमेंडमेंट के थ्रू बेसिकली थोड़ा सा और ईज़ किया गया है कि बाकी सारी कंपनीज़ जो हैं उनको प्रोसेस जो है, बीडिंग प्रोसेस हो गया या फिर लाइसेंसिंग का प्रोसेस जो हो गया वो थोड़ा सा ईज़ हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से माइनिंग करने का मौका मिलेगा तो वो क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल करके ले पाएंगे, हमारे लिए अच्छी बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर इलीगल तरीके से माइनिंग होती है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई करना ज़रूरी होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए समय समय पर इस जो एक्ट है, जो कि MMDR एक्ट है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रिसर्च, इसमें क्या किया गया 1950 रेगुलेशन, तो इसमें 1957 का जो एक्ट था उसमें बार बार संशोधन किया गया। अभी रिसेंट में अगर माना जाए कि इसकी पूरी बैकग्राउंड क्या है, तो खनिज संपदा के आवंटन के लिए 2015 में अधिनियम आया था। क्योंकि बहुत ऐसा होता था कि जब नीलामी होती थी, बिडिंग होती थी, तो जो कॉरपोरेट हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या करते थे कि भेदभाव वाली स्थिति होती थी कि बहुत ज़्यादा किसी ने बोली लगा दी, ऊँची बोली लगा दी, उसको दे दिया गया, या फिर गवर्नमेंट के कुछ चहीते कंपनीज़ होती थी उनको दे दिया जाता था बिडिंग के थ्रू वो सारा अथॉरिटी। तो क्या होता था, बाकी जो कंपनियाँ जो कि काम करना चाहती हैं उस फील्ड में वो काम नहीं कर पा रही थी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद खनिज ब्लॉकों की नीलामी का काम शुरू हो गया, ठीक है। तो खनिज क्षेत्र को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए 2021 में अमेंडमेंट किया गया और सुधार किए गए उसमें बहुत सारे। और सरकार ने क्या किया, खनिज ब्लॉक बना दिए और खनिज ब्लॉकों की नीलामी करना शुरू कर दिया, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, कोई भी बिना किसी पर्टिकुलर कंपनी को फेवर किए बिना ही उत्पादन बढ़ाने के लिए और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए 2021 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। और देश में व्यापार करने में आसानी हो, साथ के साथ में वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया, ठीक है। फिर 2023 में ही अभी रिसेंट में इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें सारी चीज़ें बोली गई कि बिडिंग प्रोसेस किस तरीके की होगी, कितने समय के लिए किसी कंपनी को है वो रेगुलेशन दिया जाएगा, कितनी मात्रा में वो निष्कर्षण कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर बात की जाए कि ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो बोलने की बात ही नहीं है, खान और खनन मंत्रालय जो है वो आएगा। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, माइनिंग से रिलेटेड है, तो खान और खनन मंत्रालय यहाँ से रिलेटेड है ये पूरा। अभी मुद्दा क्या है कि मिनरल्स जितने होते हैं वो स्टेट के रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के निष्कर्षण करने के लिए अप्रूवल लेना भी ज़रूरी होता है। तो कर्नाटका और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अभी यही अप्रूवल्स हुआ है। अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन और किस तरीके के बनते हैं, तो आपसे ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि सोने के जो अयस्क हैं, जो ओर हैं, जहाँ एक रॉ मटेरियल जिसके बाद में उसको प्रोसेसिंग करके कोई भी चीज़ बनाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा सोने के अयस्क आपको कहाँ पर मिलेंगे। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको सुन करके हैरानी होगी कि बिहार में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। लेकिन फिर भी बिहार क्यों पिछड़ा है? पिछड़ा इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे संसाधन हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी फैमिली से आते हो, आपके पास पैसा हो कि आप 4 लाख 5 लाख लगा करके UPSC की कोचिंग कर सकें। आपके पास रिसोर्सेज अपार होंगे, लेकिन अगर उसको यूटिलाइज़ करने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो फिर वो पैसे आपके लिए वेस्ट हैं, वो सारी अमीरियत, रहीसियत, सारी चीज़ें वेस्ट हैं। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। बिहार में गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी माइनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है, आसपास इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पा रही हैं। इस वजह से वहाँ पर रोज़गार जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा, और रोज़गार क्रिएट नहीं हो रहा, इस वजह से जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए गोल्ड रिजर्व की, कहाँ पर है? बिहार में। उसके बाद बात की जाएगी सेकंड नंबर पे तो राजस्थान में, उसके बाद में कर्नाटका, जिसके लिए अभी हमने पूरी न्यूज़ डिस्कस की। कर्नाटका के बाद में आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल। तो एटलीस्ट 4-5 जो स्टेट्स हैं उनके नाम याद रखिएगा रिजर्व के मामले में कि सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं। नन अदर देन बिहार। अनएक्सपेक्टेड है बट है, ठीक है। तो बिहार, उसके बाद में राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये सारे कुछ टॉप मोस्ट स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा
क्या किया जाता है, गोल्ड जो है वो पाया जाता है, उसके रिजर्व्स पाए जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं ये जो पिक्चर दिख रही है बेसिकली ये क्या है, स्नैक। ठीक है, ये कहाँ पर मिला है, काजीरंगा में मिला है। इसका नाम क्या है, सेसिलियन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कई बार यूपीएससी में इस तरीके के नाम वगैरह आ जाते हैं और फिर स्पीसीज़ वगैरह फिर आपको लगता है पूछ लिया जाता है कि ये किसकी प्रजाति है। तो सेसिलियन जो है वो एक सांप की प्रजाति है और ये बहुत ही सालों बाद में देखी गई है इंडिया में, स्पेशली कहाँ पर, काजीरंगा में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आपको मालूम है कहाँ पर है, और यहाँ पर देखा गया है ये सांप, ये एम्फीबियन है बेसिकली, उभयचर में ही आते हैं ये, तो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन में भी रह सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतने सालों बाद देखा गया है तो कहीं ना कहीं जो फ्लोरा एंड फौना का कॉन्सेप्ट होता है, फ्लोरा में बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजाति आती है, फौना में जीव जंतुओं की प्रजाति आती है, तो उसमें एक तरीके से काजीरंगा में नए तरीके की प्रजाति भी अब इंक्लूड हो गई है। अगर बात की जाए कि इसकी खासियत क्या है, तो ये लिम्बलेस जो है वो क्या है, एम्फीबियन है। सांप में रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं है, तो बिल्कुल इनमें भी नहीं है। इनकी खासियत क्या है कि ये मिट्टी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जनरली जो सांप वगैरह होते हैं वो कहाँ पर आपको पाए जाते हैं, पानी वगैरह में, लेकिन ये जो है वो मिट्टी में पाए जाते हैं। बिल के अंदर भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी बिल के अंदर में मिट्टी में सबसे ज़्यादा रहते हैं। नाम याद रखिएगा क्या है, सेलिसिलियन। बहुत ही सालों बाद में ये दिखाई दिए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, इस वजह से ये चर्चा में आ गए हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क भी जो है वो भी चर्चा में आ गया है। अगर अभी बात की जाए कि काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास का एरिया, तो अभी उसमें लगभग 24 एम्फीबियन के ग्रुप्स पाए जाते हैं, मतलब कि 24 जो है वो उभयचर प्रजातियां जो है यहाँ पर पाई जा रही हैं और उसमें अभी एक नई प्रजाति जुड़ गई है, क्या, सेसिलियन की। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ, असम में है, किसी को बताने की ज़रूरत है क्या, बच्चे को मालूम होगा ये तो कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। ठीक है, असम में कहाँ पर, गोलाघाट और नागांव जिला जो है वहाँ पर है। 1974 से पहले ये टाइगर रिजर्व हुआ करता था। 1974 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व ये और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उसमें जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लकड़ी के मामले में हो, चाहे वो औषधि यानी कि जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियों के मामले में हो, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर अलग अलग प्रजाति के लोग जो जानवर हैं वो पाए जा रहे हैं, और वहाँ पर कुछ हद तक जो एक्टिविटी है, वुमेन ह्यूमन एक्टिविटी है, वो एक तरीके से अप्रूवल होता है, उसका एक दायरा होता है जहाँ तक जा कर के जो आसपास के ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो जा कर के जड़ी बूटियाँ निकाल करके लाते हैं, लकड़ी वगैरह निकाल करके लाते हैं। टाइगर रिजर्व क्या होता है, जहाँ पर आसपास का बहुत बड़ा एरिया, स्पेशली टाइगर्स की आबादी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से वो एरिया जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क में बहुत सारे प्रजाति के जानवर जो है वो पाए जाते हैं और यहाँ पर बहुत हद तक जो है ह्यूमन इंटरेक्शन जो है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वहाँ पर जा कर के ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी चला जाएगा और लकड़ियाँ निकाल करके ले आएगा, जड़ी बूटी निकाल के ले, तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा मिला 1974 में। अगर पूछा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काजीरंगा नेशनल पार्क को शामिल किया गया है। किस लिए फेमस है ये सबसे ज़्यादा, तो वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए यह बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व की पूरी आबादी जितनी है वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे की, उसका जो है 2/3 इंडिया में पाया जाता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा असम के काजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है और काजीरंगा नेशनल पार्क में ये है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। अगर लोकेलिटी देखें, ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास में आता है। साथ के साथ में यहाँ पर अगर आप देखें कि किस तरीके की वनस्पति मिलती है, तो ये असम, मेघालय, ये वाला एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आर्द्र जलोढ़ घास के मैदान आपको मिलेंगे। जलोढ़ घास के मैदान यानी कि पानी उसमें भरा रहेगा, दलदली क्षेत्र होगा क्योंकि बारिश हो रही है हर समय, तो यहाँ पर इस तरीके की साथ के साथ में अर्ध सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन यहाँ पर मिलेंगे आपको ये पूरे एरिया में। अगर आप बात कर लीजिए कि यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में ब्रह्मपुत्र नदी की जो
ट्रिब्यूटरीज है वो बहती हैं। कौन कौन सी? दक्षिणी सीमा पर आप देखेंगे तो मोरा डिप्लू नदी, और दूसरी कौन सी नदी है? मोरा धनसिरी। तो ये जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको मालूम है धनसिरी और डिप्लू, तो ये डिप्लू और धनसिरी ये दोनों नदियाँ जो है वो कहाँ से बहती हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास से बहती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इन सारे फैक्ट्स को डिस्कस करती हूँ। वनस्पतियों की बात हमने कर ली, अब ऊंची घनी वनस्पतियाँ मिलती हैं, ठीक है। साथ के साथ में बहुत सारे आपको जलकुंभ भी मिलेंगे, ताड़ के वृक्ष यहाँ पर मिला आपको दिखाई देंगे, यानी कि पाम, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जीव जंतुओं की बात करें तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सींग वाला गेंडा, जिसकी 2/3 आबादी यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलेंगे यहाँ पर, तेंदुआ, मछली, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, सीवेट मिलेगा, और बहुत सारे हिरन वगैरह, हॉग हिरन, ये सारी चीज़ें, सारे स्पीसीज़ जो हैं वो कहाँ पर? कांजीरंगा में मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लीजिए कि कौन कौन से ऐसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर है, वो कांजीरंगा में पाए जा रहे हैं, तो हुलॉक गिबन, गिबन के बारे में हमने एक बार डिस्कस किया हुआ है पहले भी कि वो क्या हो रहे हैं? शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जो फूड है वो जंगलों में मिलना बंद हो गया है। तो हुलोन जो है, जो कि एक लुप्त प्राय कैटेगरी में आता है, वो भी क्या हो रहा है? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। और ये भारत में पाई जाने वाली एकमात्र वानर की प्रजाति है हुलॉक, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो है कहाँ पर पाए जा रहे हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। अगर पक्षियों की बात की जाए, लगभग कि कितने प्रवासी या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह हर साल आती हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी हमारे यहाँ पे क्या है, चारों अलग अलग तरीके के मौसम है ना। अलग जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर हर समय एक ही जैसा मौसम रहता है, या मैक्सिमम 2 आपको वेदर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे स्प्रिंग भी होता है, ऑटम भी होता है, हमारे यहाँ पे समर भी होता है, विंटर और पूरा जो बारिश वाला मानसून वाला समय होता है। तो ये समय में क्या होता है, अलग अलग जगह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आकर के हमारे यहाँ पे आते हैं, अपनी ब्रीडिंग करते हैं, और उसके बाद में वो वापस चले जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के मामले में 478 प्रजातियां जो है वो कांजीरंगा में पाई जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। साथ के साथ में बंगाल फ्लोरिकन जो लुप्तप्राय प्रजाति है वो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं यहाँ पर शामिल करती हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये AMR के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? कई बार ये बता चुकी हूँ कि जब भी आपके बॉडी में कोई भी छोटी बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि मान लीजिए सर्दी खांसी जुकाम हो गया, फीवर हो गया, तो आप क्या करते हैं? मेडिकल से जाकर के दवाई ले लेते हैं। 3 दिन की खुराक होती है, 1-2 दिन में डोज आप लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, और फिर आपने वो दवाइयाँ कंज्यूम करना आप बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बार बार ये दवाइयाँ लेने की वजह से आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर फिर आपको कोई मान लीजिए बड़ी बीमारी हो भी जाए और उसके लिए आप मेडिसिन वगैरह लेंगे, तो उसमें कुछ फ़ायदा खास होता नहीं है, क्योंकि बॉडी में एक रेजिस्टेंस बन चुका होता है। तो इसी रेजिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए IIIT दिल्ली ने क्या किया था? एक तरीके का सिस्टम जनरेट किया था, और इसको भी 2nd प्राइज़ मिला है। तो 2nd प्राइज़ इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन IIIT दिल्ली का ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के इक्विपमेंट बना था उसको। अब इसके वे फॉरवर्ड क्या हो जाएंगे? एक तो बात ये है कि ये AI असिस्टेड है, ठीक है। साथ के साथ में ये इस तरीके का इक्विपमेंट है जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च कर पाएंगे, और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है, मेडिकेशन किस तरीके से की जा सकती है, इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें रिसर्च वगैरह निकल कर के आएंगी। तो जब आंसर राइटिंग हम करते हैं, जब भी हमें अपडेट्स देनी होती है कि हाल के समय में इस क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, तब यहाँ पर इस तरीके के जो नए चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो कोट करने में क्या होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, और फिर उसके अच्छे नंबर भी आपको मिलते हैं। तो ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके एक तरीके से संरक्षण में बोलना चाहिए, या फिर उनके अंडर ये सारी चीज़ें हुई थी, और IIIT दिल्ली ने इस तरीके का AMR को लेकर के, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के ये सारा इक्विपमेंट तैयार किया है, जिसको ग्लोबल लेवल पे 2nd प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो कौन सा ट्रिनिटी चैलेंज करके कंपटीशन था, और उसमें 2nd प्राइज़ मिला है इसको, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनता है वैसे।
आगे बात की जा रही है केजरीवाल जी को एक्साइज पॉलिसी जो केस था उसमें एक तरीके से मिल गया है बेल फाइनली उनको, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं, हमने कल बात की थी कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो दोनों कंट्रीज़ मिल करके क्या काम कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा अपना एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके थ्रू अगर दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक के ऊपर भी कोई अटैक होता है तो दोनों के दोनों मिल करके उसको क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि रशिया जो है वो यूएसए साथ के साथ में यूरोपियन जो पूरा कंट्रीज़ है उनके यूरोपियन यूनियन से बाइकॉट चल रहा है। साथ के साथ नॉर्थ कोरिया जो है वो हमेशा से ही बाइकॉट रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन वगैरह का एक तरीके से टेस्टिंग करता रहता है, अपने आप को बिल्कुल अलग थलग रखता है। तो ये जो दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, चाहे वो यूएसए के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए हों, तो यहाँ पर जो है ये दोनों कंट्रीज़ अब आपस में मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाइना में भी जा कर के शी जिनपिंग से मिले थे, क्योंकि ये 3-4 जो छटे हुए लोग होते हैं ना, जो क्लास में बोला जाता है कि 3-4 जो छटे हुए बच्चे होते हैं उन पे सबकी नज़र होती है और वही खुरापात होते हैं। जितने भी क्लास में खुरापात मचाने का काम होता है सारा जिम्मा उनके ऊपर में होता है। तो बिल्कुल यही हमारे पूरे विश्व के 3-4 खुरापाती देश हैं, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया वगैरह, इनसे बहुत बच करके रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अभी इनके बीच में जो पैक्ट साइन हुआ है उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं इसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर वेस्ट जो है यानी कि पश्चिमी देश जो है जिसमें आप यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लेंगे साथ के साथ में यूएसए वगैरह, तो इनके पैक्ट की वजह से इनको किस तरीके से नुकसान होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ को, इसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि साउथ कोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ही पास में है किसके, नॉर्थ कोरिया के। साउथ कोरिया अलग अलग हमारे ग्लोबल लेवल पे जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेंट है। तो कहीं ना कहीं जब एक कंट्री ऐसी है जो कि इस तरीके की माइंडसेट को रखती है, उसके पास कोई बॉर्डरिंग कंट्री या फिर नेबरिंग कंट्री है जो कि बिल्कुल शांत है, पीसफुल है, उसके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो कभी भी उसके ऊपर अटैक होगा तो सारे देश मिल करके आएंगे। तो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जो एक ग्रुप बनाने वाली चीज़ है कि 2 ग्रुप में 2 गुट में बट जाती हैं चीज़ें, वो होने की संभावना है। क्योंकि एक तरफ तो चाइना, रशिया, ये किम जोंग उन जैसे जो लोग हैं वो सारे हो जाएंगे और बाकी जो पूरी कंट्री है एक साइड हो जाएगी। ठीक है, दूसरे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि मालूम है नेचुरल गैस वगैरह के फील्ड में या फिर ऑयल रिज़र्व के फील्ड में रशिया भी अच्छा खासा अपना इंपॉर्टेंस रखता है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो अगर ये दोनों तीनों कंट्रीज़ आपस में ही मिल करके व्यापार वगैरह कर लेंगे, रशिया का इंडिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है तो उसको मार्केट की तो कमी है नहीं, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, साथ के साथ में और भी बहुत सारे अलग अलग लेवल पे तरह तरीके की एक तरीके से कंसर्न है, किस तरीके से, बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर के, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा परमाणु परीक्षण करता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह का भी टेस्टिंग करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग सरफिरे लोग हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। रशिया हमेशा धमकी देता रहता है कि अगर यूक्रेन ने वॉर नहीं रोकी या फिर पीस जो है वो अपनी हार नहीं मानी या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से रशिया को कुछ नुकसान पहुंचा, तो वो न्यूक्लियर वेपन छोड़ देगा। तो ये जो नॉर्थ कोरिया हो गया, रशिया हो गया, ये ऐसी कंट्रीज़ है जिनके पास में बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूक्लियर वेपन से रिच है ये। तो यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में किसी भी चीज़ को यूज़ करने का भी कंसर्न है कि कहीं अगर ये दोनों तीनों देश इनका दिमाग फिरा, ये एकजुट हो गए तो पूरे विश्व में तबाही मचा सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस है वेस्टर्न कंट्रीज़ को इनके एक तरीके से साथ आने से, और अगर पूरे विश्व को कंसर्न होगा तो जाहिर सी बात है इंडिया का भी उसमें कुछ ना कुछ हित तो जुड़ा ही हुआ है। क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, लेकिन इंडिया के चाइना के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर पूरा विश्व प्रभावित होगा तो फिर इंडिया अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि एक ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हर देश के साथ हमारे कोई ना कोई हित जुड़े हुए हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड वाइड विश्व के लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज़ को अगर इफेक्ट पड़ेगा तो इंडिया को भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआर से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हम एक मेंस का क्वेश्चन भी करेंगे। अभी किसके बारे में बात की जा रही है कि श्रीलंका में एस जयशंकर जी गए हैं और वहाँ पर बात हुई है, एक बेसिकली MRCC करके क्या हुआ है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर सेंटर बना है। तो MRCC एक नया टर्म है, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। हमें मालूम है कि कई बारी कॉन्फ्लिक्ट निकल करके आता है, हमारे यहाँ के जो मछुआरे हैं इंडिया के वो चले जाते हैं श्रीलंका साइड में, और श्रीलंका चूँकि समंदर में कोई बॉर्डर तो आप खींच नहीं सकते, सिर्फ 200 नॉटिकल माइल का क्राइटेरिया है, वो भी एक तरीके से वर्चुअल लाइन है,
वहाँ पर आपको ये नहीं पता है कि वो 200 नॉटिकल माइल्स कहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। वो अलग बात है कि कोस्ट गार्ड जो होते हैं वो जगह जगह फ्लैग वगैरह लगा करके रखते हैं, लेकिन कई बार पानी की लहर आई, फ्लैग वहाँ से हट गया, रस्सी या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा लगा रखा था आपने जो कि बाउंड्री डिसाइड कर रही थी, वो चीज़ें हट गई। तो क्या होता है, कई बार मछुआरे हमारे यहाँ से निकल करके अदर जो कंट्री है यानी कि श्रीलंका, उसकी टेरिटरी में चले जाते हैं, फिर वहाँ की नेवी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मछुआरों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से समस्याएं होती है। साथ के साथ में यहाँ पर मैरीटाइम रेस्क्यू कहने का क्या मतलब है कि साइक्लोन वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मछुआरे वगैरह है वो डूब जाते हैं, या कोई मान लीजिए शिप वगैरह है वो डूब गई है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए ये जो MRCC यानी कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बन रहा है, सो दैट इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में एक क्या है कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, और अगर ऐसा कुछ भी मुद्दा होता है तो दोनों मिलकर के काम करें। ठीक है। साथ के साथ में और किस फील्ड में बात हो जा रही है, तो LNG यानी कि जो लिक्विड नेचुरल गैस होता है, इसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत हुई है, और एक पाइपलाइन बिछाने की बात की जा रही है श्रीलंका से इंडिया में। तो LNG के थ्रू क्या हो जाएगा कि जो गैस पाइपलाइन होगी उससे श्रीलंका से हमारे यहाँ पर जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम वगैरह जो है और गैस वगैरह जो है वो आ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंका में रिजर्व्स हैं। और अगर आप बहुत हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो जब अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका वाले कुछ एरियाज़ में बड़े बड़े एक तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैस वगैरह है उनके रिजर्वर्स लगा रखे हैं। तो अभी भी वो श्रीलंका के पास में है। तो कहीं ना कहीं LNG वगैरह के मामले में श्रीलंका अभी भी रिच है। तो गैस पाइपलाइन के थ्रू अगर दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो इस फील्ड में दोनों देश आगे काम कर पाएंगे। तो अगर बात करें इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में, अभी हमने देखा था कि श्रीलंका में जब बुरा क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, इंडिया ने सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए भी क्या किया था, एड दिया था, यानी कि अनुदान दिया था। साथ के साथ में बहुत सारे अडानी ग्रुप का प्रोजेक्ट भी वहाँ पर लगा हुआ है, और भी इंटरनेशनल लेवल पे IMF वगैरह से लोन वगैरह भी मिला था श्रीलंका को। तो इंडिया का हमेशा से इम्पोर्टेंस रहा है। टूरिज़्म की बात कर लीजिए, कल ही हमने बात की थी कि टूरिज़्म सेक्टर पे ही जो श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है, और इंडिया आबादी के मामले में बड़ा है ही। साथ के साथ में राम से लेकर के इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पूरा रामायण की माइथोलॉजी पे बेस्ड एक रिलेशन है, उससे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो हमारे यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया के लोग जो हैं और इंडिया जो है वो श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों की। अगर हम बात कर लें कि व्यापारिक संबंध कैसा है उनका, तो व्यापारिक संबंध में आपको इन दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड दिखाई देगा, द्विपक्षीय व्यापार दिखाई देगा। द्विपक्षीय व्यापार कौन कौन से फील्ड में, तो कृषि के फील्ड में, पेट्रोलियम के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी के फील्ड में। तो कृषि, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, लगभग इसी फील्ड में हर देश के साथ इंडिया का रिलेशन होता है। तो इस तरीके का बायलैटरल ट्रेड जो है वो श्रीलंका के साथ भी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है हमारा श्रीलंका के साथ में, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है बेसिकली कि अगर दोनों देशों के बीच में सामान आयात निर्यात हो रहा है तो उसमें क्या होता है, टैक्स में छूट मिलती है। तो 1998 में इंडिया और श्रीलंका ने क्या किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था, और तब से कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या किया जाएगा, कई सारे प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है, और इंडिया श्रीलंका के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें जो है रियायत मिलती है शुल्कों में। ठीक है। व्यापार की मात्रा की अगर बात कर लीजिए तो काफ़ी समय में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात कर लीजिए निवेश के मामले में, तो श्रीलंका में हम निवेश कर ही रहे हैं। अभी मैंने बताया अडानी जो ग्रुप है वो वहाँ पर अपना प्लांट वगैरह लगा रहा है। कौन कौन से फील्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं श्रीलंका में, तो पेट्रोलियम के फील्ड में, जो पर्यटन टूरिज़्म अभी मैंने बात की, टेलीकॉम सेक्टर और रियल एस्टेट, साथ के साथ में कंस्ट्रक्शन, ये सारे फील्ड में इंडिया क्या करता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। कहाँ पर, श्रीलंका में। साथ के साथ में अगर बात कर लीजिए कि बेसिकली IT जो सेक्टर है पूरा, वहाँ पर भी इंडिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम बात कर ले रक्षा के मामले में, तो अभी हमने MRCC के बारे में देखा, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये हम रिसेंट में बना रहे हैं। इसके पहले हम सैन्य सहयोग की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, श्रीलंका के साथ में कई सारे युद्धाभ्यास वगैरह करते हैं। अभी रिसेंट में इसी साल, अभी इसी 2024 के UPSC में आपसे पूछा गया है मैत्री के बारे में, मैत्री अभ्यास के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि UPSC केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल पूछती है, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछती है, और इस बार का पेपर काफ़ी फैक्चुअल भी था। ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में रक्षा को लेकर के भी काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। साथ के साथ में समुद्री सुरक्षा के लिए हमने अभी MRCC की बात की। सांस्कृतिक और महत्व मैंने बता ही दिया कि रामायण से इंडिया और श्रीलंका जुड़े हुए हैं।
लंका यानी कि रावण की जो लंका है वो श्रीलंका में ही है, तो यहाँ से हमारे बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो श्रीलंका जाते हैं। तो इस तरीके से संस्कृति के लेवल पे भी हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं उनके साथ में। पर्यटन के लिहाज से जो राम सेतु वगैरह है, धनुषकोडी जो बोला जाता है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक तरीके से हमारा रिलेशन जो है वो श्रीलंका के साथ है। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कई बारी मछुआरों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, या फिर हम बात कर लें कि जो पाक स्ट्रेट है तो वहाँ पर भी कई बारी बॉर्डर को लेकर के जब मछुआरे एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं तो बेसिकली ये सारी चीज़ों के लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। साथ के साथ में हमारे यहाँ से बहुत सारी तमिल कम्युनिटी जो है वो श्रीलंका में रहती है, तो उनके हितों को लेकर के जब कोई बात होती है तो भी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब होते हैं। ओवरऑल बाकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं हमारे श्रीलंका के साथ में। अगर बात की जाए कि अभी इस समय में श्रीलंका के चैलेंजेस क्या हैं, तो हमें मालूम है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जब से वहाँ पर आया हुआ है, आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें हुई। कोविड के समय में ही वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है वो एग्रीकल्चर में करना बंद कर दिया। इसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का कम होने लगा। फिर टूरिज़्म सेक्टर कोविड की वजह से पूरा ख़त्म हुआ, तो इंडिया जो श्रीलंका है उसकी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्या चली गई, ख़राब हो गई। अभी जो है अलग अलग कंट्रीज से वो ग्रांट पे, अनुदान पे एक तरीके से मोहताज है। इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, IMF वगैरह जैसी कंट्रीज से भी उसको हेल्प मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वो अपने यहाँ के जो भी रिसोर्सेस है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है वो श्रीलंका के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर चुनौती और मुद्दों की बात करें तो मैंने बात कर ही दी। मत्स्य विवाद मछलियों से रिलेटेड है कि हमारे यहाँ के जो मछुआरे हैं वो उनके यहाँ चले जाते हैं, उनके यहाँ के मछुआरे हमारे यहाँ आ जाते हैं। जाति संघर्ष है, तमिलनाडु के लोग वहाँ पर रहते हैं, तो बहुत सारी ये जो चीज़ें हैं वो कॉन्फ्लिक्ट है वो निकल करके आता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लिखना है। भारत और श्रीलंका के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और स्थिर साझेदारी है। परीक्षण करें, साथ ही श्रीलंका के सामने मौजूद वर्तमान आर्थिक चुनौतियों और उनसे निपटने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी है। पहले तो आपको भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ संबंध बताने हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है, श्रीलंका के साथ में कुछ एग्रीमेंट साइन किया, या फिर आप ये बता सकते हैं कि हाल ही में नया जो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो हमारे विदेश मंत्री है वो क्या है 2 दिवसीय या 3 दिवसीय यात्रा पे थे। तो इस तरीके से श्रीलंका की यात्रा पे थे, इस तरीके से आप 2-3 लाइन की भूमिका बना सकते हैं। आगे बात करें अगर मेन बॉडी की, तो क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में क्या करना होता है, तोड़ना होता है। जैसे यहाँ पर पहला पार्ट पूछ रहा है भारत और श्रीलंका के बीच पारंपरिक संबंध घनिष्ठ है, तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में बता देना है, वो इकोनॉमी के सेक्टर में हो, पर्यटन के सेक्टर में हो, चाहे वो एक तरीके से संस्कृति के माध्यम से हो, दोनों के बीच में अच्छे संबंध तो हैं। फिर दूसरा पूछ रहा है कि साथ ही श्रीलंका के सामने मौजूद वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं। तो वर्तमान आर्थिक चुनौतियाँ श्रीलंका की क्या है, जो अभी मैंने बताया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है वहाँ पर, पर्यटन पूरा ख़त्म हो चुका है, एग्रीकल्चर सेक्टर ठप हो गया है, ग्रांट दूसरे देशों से कर्ज IMF के द्वारा कर्ज पे अभी डिपेंड कर रहा है वो, वहाँ पर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है। ये श्रीलंका की वर्तमान चुनौतियाँ हैं और भारत इससे निपटने में किस तरीके से रोल अदा कर सकता है। तो क्वेश्चन को अलग अलग पॉइंट में तोड़ करके मेन बॉडी में चीज़ें लिखनी होती है। भारत किस तरीके से हेल्प कर सकता है, जब भी हमने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अडानी ग्रुप वहाँ पर जा कर के काम कर रहा है, हम वहाँ पर MRCC यानी कि कोऑर्डिनेशन सेंटर बिठा रहे हैं, हम वहाँ पर LNG के लिए गैस पाइपलाइन बिठा रहे हैं, टूरिज़्म को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट क्या हो सके, भारत और श्रीलंका के संबंध और अच्छे हो सकें। तो इस तरीके से भारत की भूमिका आप बता सकते हैं और कंक्लूज़न में लिख सकते हैं कि भाई हमारी पॉलिसी क्या है, पड़ोसियों को साथ में लेकर के चलने की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, साथ के साथ में वसुधैव कुटुंबकम की पॉलिसी लेकर के चलते हैं। तो हमारे आसपास जो है वो माहौल अच्छा रहे उसके ऊपर ध्यान देना। साथ के साथ में आप यहाँ पर एक फैक्टर जोड़ सकते हैं कि चूँकि चाइना भी हमारे आसपास ही है और चाइना का रोल ही ऐसा होता है कि वो इंडिया जहाँ जहाँ पर स्कोप हो इंडिया का वहाँ वो पहुँचने की कोशिश करता है। तो अगर हम श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम चाइना को भी बीट कर पाएंगे। तो ओवरऑल इंडिया के लिए भी काफ़ी महत्व है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं अगली जो ये फैक्चुअल न्यूज़ है
क्वेश्चन आपका पीसीएस में बन सकता है कि नाटो के वर्तमान हेड जो है वो कौन बने हैं, तो डच प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है, राउटे। तो मार्क राउटे जो हैं वो, मार्क राउटे या मार्क रूटे जो है वो क्या बने हैं, एक तरीके से नाटो के हेड बने हैं, ठीक है। कहाँ के पीएम है, डच, याद रखिएगा। सेकंड है, दूसरे हैं अभी तक के नाटो के इतिहास में, दूसरे ये डच पीएम है जो कि नाटो के हेड बने हैं। नाटो जो है मैंने बताया हुआ है, इनिशियली 30 कंट्रीज़ थी, उसमें अभी 2 और जुड़े हैं, कौन कौन से, फिनलैंड और स्वीडन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको पीसीएस वगैरह में देखने को मिल सकता है क्योंकि रिसेंट में ही ये जुड़े हैं। फिनलैंड आपका 2023 में जुड़ा था और स्वीडन जो है वो इसी साल फैब 2024 में जुड़ा है। ये नाटो के 2 नए सदस्य हैं। नाटो बेसिकली सैन्य संगठन है और यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर किसी एक देश के ऊपर कोई भी हमला होता है, सारे देश मिल करके क्या होते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो रूटो का नाम याद रखिएगा। ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, क्लासेस लेट चल रही है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। कल फिर मिलेंगे, कल बिल्कुल ऑन टाइम मिलेंगे, लाइव क्लास ही चलेगी। तो कल के लिए आप तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर। नोटबुक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।